नमस्कार दोस्तों, गौरांश बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 11 बजे का समय हो रहा है और बाजार में हरे रंग के साथ कामकाज हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, रुपए डॉलर और कच्चे तेल के दाम बता देते हैं। तो सेंसेक्स करीबन 200 पॉइंट की बढ़त 75,625 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी में 45 पॉइंट की बढ़त देख रहे हैं, करीबन 23,000 के आसपास का स्तर बन रहा है निफ्टी का। बैंक निफ्टी में 350 अंकों की बढ़त 49,315 ये लेवल है निफ्टी बैंक का, बैंक निफ्टी का। रुपए में अच्छी खासी मजबूती देख रहे हैं हम दोस्तों पिछले कुछ दिनों से। 83.08 रुपए प्रति डॉलर का स्तर है और मजबूती रुपए में करीबन 0.02 पैसे की। और अनुमान ये लगाया जा रहा है और हमने पिछले हफ्ते भी कहा था कि रुपए में शायद थोड़ी बहुत मजबूती हम देख रहे हैं और यहां से शायद आपको 83 तक के स्तर रुपए में मजबूती की तरफ मैं बात कर रहा हूं, हम बात करें डॉलर के मुकाबले आपको देखने मिल सकते हैं। कच्चे तेल में निचला स्तर देख रहे हैं हम पिछले कुछ दिनों से, लेकिन आज थोड़ी बहुत मामूली सी बढ़त है। 82.30 डॉलर प्रति बैरल ब्रेंट का दाम चल रहा है और 77.97 डॉलर प्रति बैरल नाइमेक्स का। उम्मीद ये करते हैं कि $80 प्रति बैरल ब्रेंट आ सकता है और करीबन $75 प्रति बैरल के आसपास नाइमेक्स आ सकता है आने वाले कुछ दिनों में। और इसका कारण यह है दोस्तों कि शायद जो आंकड़े अमेरिका से उभर करके आए इन्वेंटरीज को लेकर के, और दूसरे तरफ खाड़ी देशों में जो संकट की परिस्थिति थी वहां पर कोई ऐसी खबर आई नहीं जिससे कच्चे तेल के दाम में हमें उबाल देखने मिले और ऊपर की तरफ के दाए। तो रुपए में करीबन 83 रुपए प्रति डॉलर का दाम दिख रहा है, यानी कि मजबूती रुपए में। और कच्चे तेल में 80 के तरफ ब्रेंट जा सकता है और $75 प्रति बैरल के आसपास नाइमेक्स। अब आते हैं बाजार की तरफ दोस्तों। एक तो हमने जीवन का सर्वोच्चम स्तर बनते देखा सेंसेक्स, निफ्टी में और बाकी अन्य सूचकांक में। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि जैसे जैसे हम चुनाव के आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण के पास पहुंचेंगे 1 जून को शनिवार को, उसी दिन चुनाव मतदान खत्म होने के बाद आपको एग्जिट पोल्स आते हुए दिखेंगे करीबन शाम को 6 बजे। लेकिन उसके पहले दोस्तों 30 मई यानी कि गुरुवार को इस हफ्ते महीने की एफएनओ एक्सपायरी है और उसके साथ साथ आप इंडिया विक्स जिसे हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहते हैं वो भी ऊपरी स्तर पर है। और अनुमान यह है कि जैसे जैसे हम चुनाव एफएनओ एक्सपायरी और चुनाव के तरफ जाएंगे तो इस वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी कि इंडिया विक्स में और ऊपर की तरफ के दायरे हो सकते हैं। और वो दर्शाता है कि बाजार में उठापटक बहुत तीव्र हो सकती है। एक तो एफएनओ एक्सपायरी को लेकर के महीने की, दूसरी तरफ ये इंडिया विक्स ऊपर की तरफ, और तीसरी तरफ शनिवार को आखिरी चरण, शनिवार शाम को 1 जून को यानी कि एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे। विश्लेषण होगा 2 जून को जो कि रविवार है, और सोमवार को बाजार प्रतिक्रिया देगा 3 जून को उस एग्जिट पोल की। और फिर 4 जून को यानी कि मंगलवार को निर्णायक तरीके से औपचारिक स्तर पर चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के नतीजों की घोषणा। दोस्तों हमने पहले भी बताया कि अगर आप कारोबारी हैं, अगर आपने छोटी अवधि के लिए सौदे लिखे हैं, जैसे जैसे आपके मुनाफे बढ़ते हैं या फिर आपके सौदे छोटी अवधि के जो पहले नुकसान में थे वो मुनाफे में तब्दील हो रहे हैं, तो आप धीरे धीरे करके अपने छोटी अवधि के लिए जो सौदे करें उसको कम करें और मुनाफा समेटते जाए, क्योंकि ये बाजार आपको दोनों तरफ की चाल देगा आने वाले कुछ एक हफ्ते के लिए, आज से लेकर के अगले मंगलवार तक यानी कि 4 जून तक। और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता नहीं है दोस्तों, तो मेहरबानी करके ये हफ्ते के लिए कोई सौदे मत कीजिए। 4 जून को निर्णायक तरीके से जब औपचारिक स्तर पर घोषणा हो जाती है चुनाव के नतीजों की, उसके बाद आप तय करें आपको क्या करना है। और एक बात हम आपको सुझाना चाहेंगे, किसी भी तरीके से छोटी अवधि के लिए एक तरफा सौदा मत कीजिए, चाहे वो कैश मार्केट में हो या फिर एफएनओ में हो या फिर पुट कॉल में हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपनी जो भी छोटी अवधि के सौदे करते हैं उसको सामने काट करके चले, यानी कि एडजस्ट करके या हेज करके चले। अभी मिसाल के तौर पर आपने कुछ खरीदारी की है तो सामने कुछ हेज करिए पोजीशन। ये जरूरी इसलिए क्योंकि बाजार बहुत वॉलेटाइल होगा
और अगर आप किसी भी तरह के एक तरफ के सौदे लेकर के आगे बढ़ते हैं, यानी कि खरीदारी कर कर या फिर बिकवाली कर कर, तो संभव है कि दोनों तरफ कटने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए पहले तो हिदायत यह है कि हफ्ते के लिए कुछ मत कीजिए, जो नफा आ रहा है समेट करके साइड पे बैठ जाइए और फिर अगले निर्णायक तरीके से 4 तारीख को अगले मंगलवार को लौट करके आइए और फिर सौदे कीजिए। और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है और आपको सौदे लिखने ही है या करने ही है छोटी अवधि के लिए, तो किसी एक तरफा मत कीजिएगा, यानी कि केवल मात्र खरीदारी या केवल बिकवाली, ऐसा मत कीजिए। दोनों तरफ आप अपनी पोजीशन हेज करके चले, जिससे अनिश्चितता का सामना आप कर सकेंगे। ये एक सिर्फ गुजारिश या फिर एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वोलेटिलिटी से बचना है, फिर आप अपनी समझ और बुद्धिमत्ता के हिसाब से काम कर सकते हैं। अब आते हैं मार्केट के कुछ अहम पहलुओं पर। पहले तो इस हफ्ते जो हमने कुछ हफ्तों से पिछले वित्तीय वर्ष के चौथी तिमाही के नतीजे हम देख रहे थे, वो इस हफ्ते निर्णायक तरीके से पर्दे गिर जाएंगे और फिर हम उत्साह से इंतजार करेंगे इस नए साल, वित्तीय साल के पहले तिमाही के नतीजे की। विदेशी बाजारों से जो संकेत आ रहे हैं वो भी सकारात्मक है। कोई बड़ा कारण नहीं है जिससे कोई दुर्घटना होने की गुंजाइश खड़ी हो। और निचले स्तर से ऊपर के तरफ के स्तर तो संभव है थोड़ा बहुत, और क्योंकि हम सर्वोच्च स्तर के आसपास कामकाज कर रहे हैं तो संभव है कि उठापटक और तीव्र हो सकती है। अगर आप, जैसे हमने बताया, अगर आप कारोबारी हैं तो धीरे धीरे करके मुनाफा समेट ले और साइड पे बैठ जाए, और अगर आप निवेशक हैं तो हमारे ख्याल से बाजार शायद इस हफ्ते आपको बहुत बड़े मौके दे सकते हैं अच्छी कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निर्णायक तरीके से निवेश करने के लिए। और हम अक्सर दोस्तों जब भी आपको सोमवार से मिलते हैं या फिर बीच हफ्ते बुधवार को मिलते हैं तो हम 2 निवेश लायक रणनीति आपके सामने सुझाते हैं बुनियादी तर्क के आधार पर। आज भी दोस्तों 2 विकल्प हमारे आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहली जो कंपनी है वो सरकारी बैंक की सूची में से है, जो मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन पहले ही इसमें फेस वैल्यू की स्प्लिट की एडजस्टमेंट हुई थी। 600 के आसपास कामकाज कर रहा था और स्प्लिट होने के पश्चात जो एडजस्टमेंट हुई है करीबन 116-117 के आसपास कामकाज कर रहा है। नाम है कैनरा बैंक। अब आपने देखा होगा दोस्तों कि निजी क्षेत्र की बैंक में तो आपने सुधार देखा ही है ग्रॉस नेट एनपीए, प्रोविजनिंग, मार्जिन को लेकर के, लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन जिस प्रकार से सरकार ने कुछ बैंकों का विलय किया, कैनरा बैंक में भी 2 बैंकों का विलय हुआ है दोस्तों। विलय के बाद जो भारीपन था बैलेंस शीट पे बाकी जो बैंक के विलय हुई कैनरा बैंक में, उसके लेकर के थोड़ी परिस्थिति कमजोर हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे करके जो प्रयास सरकार की तरफ से हुआ और बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से हुआ, उसको एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आया है। 2-3 चीजें हम आपको बता देता हूं। पहले तो सरकारी बैंकों के ग्रॉस नेट एनपीए जो बहुत ऊपर के तरफ वो स्तर पर हुआ करते थे वो अब नीचे आ रहे हैं, और कैनरा बैंक में भी हम वही देख रहे हैं। ग्रॉस नेट एनपीए नीचे आ रहा है, जिससे जो प्रोविजनिंग करी गई थी वो वापस लौट करके मुनाफे के रूप में आ जाएगी, तो बैलेंस शीट बहुत सक्षम और मजबूत हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, 7 क्रेडिट पॉलिसी हमने देख चुके हैं और विराम लिया है, और विराम लेने का कारण मात्र ये है कि आने वाले भविष्य में शायद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और माननीय आरबीआई गवर्नर साहब ये विचारधारा रख रहे हैं कि महंगाई दर यहां से नीचे आ सकती है। और अगर वास्तविकता में ऐसा होता है, और ऐसा हुआ भी है, जो पिछले कुछ समय से हमने महंगाई दर देखी वो थोड़े बहुत नीचे की तरफ के दायरे दिख रहे हैं, और इसी प्रकार से अगर नीचे आती रही महंगाई दर और जो कंफर्ट जोन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के और आरबीआई गवर्नर के उसके आसपास आकर के खड़ी होगी, तो संभवता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में आपको शायद एक ब्याज दरों में छोटी सी कटौती आती हुई दिखे। अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद अगले साल पहले 3 महीने जो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2025, वहां पर आप कटौती आते हुए दिखते हैं, बशर्ते कि आंकड़े अर्थव्यवस्था के ठीक ठाक आए और खास करके महंगाई की दर नीचे आ जाए। तो ये परिस्थिति में और ये भी हम देख रहे हैं कि अगर निर्णायक तरीके से 4 जून को सरकार का गठन हो जाता है, जो भी विचारधारा आम लोगों में है और जो भी बाजार की उम्मीद और अपेक्षा है, तो उस परिस्थिति में शायद सरकार की तरफ से उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम या नीतियों में बदलाव करके जमीनी स्तर पर नई नीतियां भी ला सकते हैं। अब उत्पादन क्षमता बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज बढ़ती है, तो
स्पष्ट है कि सभी को ऋण की जरूरत पड़ेगी। ऋण यानी कि क्रेडिट डिमांड। और अगर ऋण की मांग बढ़ती है तो ऋण मांगने के लिए लोग कहां जाएंगे? बैंक्स में जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे। और अगर वो वहां जाते हैं, ब्याज दरें अगर स्थिर रहती या कम होती तो वो एक और बढ़ावा मिलता है ब्याज दर, लोन बुक ग्रोथ के लिए, ऋण की मांग बढ़ने के लिए, और इंटरेस्ट मार्जिन और इनकम और मजबूत होने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि बीएफएसआई सेगमेंट जो है वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो कैनरा बैंक पहला विकल्प है दोस्तों, सरकारी बैंक की श्रेणी में। और जो एडजस्टमेंट हुआ है, हमें लग रहा है कि यहां से करीबन 200 के आसपास के लक्ष्य, अगर नतीजे अच्छे आते तो आपको देखने मिल सकते हैं। ये मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूं, छोटी अवधि की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरा विकल्प है एक ऐसा क्षेत्र जो शायद रुझान दे नहीं रहा था या बाजार के साथ साथ चल नहीं रहा था। और इस प्रकार के बाजार में दोस्तों जब सर्वोच्चम स्तर बनता है तो कुछ लोग बाजार में ऐसे होते हैं, या फिर हमारी विचारधारा ऐसी होती है कि ऐसी क्षेत्र की कंपनियों पर ध्यान दिया जाए जिन्होंने योगदान नहीं दिया है या बेहतर प्रदर्शन नहीं हुए कुछ कारणों को लेकर के। तो इसी विचारधारा पर एक क्षेत्र है स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स। अगर आप देखें तो बाकी अन्य क्षेत्र और बाजार ने बेहतरीन चाल देखी हमने पिछले कुछ समय में, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स जहां पर थोड़ी बाधाएं थी, थोड़े बहुत संकेत जो थे, खबरें जो थे वो ठीक ठाक नहीं थे और रुझान थोड़ा नकारात्मक। लेकिन पिछले महीने जो एक्सपोर्ट आंकड़े आए स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स की तरफ से वो बहुत सराहनाजनक थे, उत्साहजनक थे। और उसको देखते हुए और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी है नतीजों के बाद चौथी तिमाही, हमें लग रहा है कि ये एक क्षेत्र है जो अब तैयार हो रहा है योगदान देने के लिए। तो यहां पर से एक विकल्प हमने ढूंढा है आरती इंडस्ट्रीज दोस्तों। ये बुनियादी दर के आधार पर और जो चाइना +1 यूरोप +1 परिस्थितियां जो उम्मीद थी उभर करके आएंगी वो नहीं हुई, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो संभवता की उम्मीदें बन रही है। तो स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स में से हमने आरती इंडस्ट्रीज को चुना है। यहां पर ये भी दोस्तों बुनियादी दर के आधार पर हम राय दे रहे हैं, तो छोटी मध्यम अवधि के लिए विचारधारा न रखें तो ज्यादा बेहतर है। और लक्ष्य के रूप में करीबन 700 रुपए के लक्ष्य नतीजों के आधार पर आने वाले समय के भविष्य के हम निर्धारित करके चल रहे हैं। और अगर नतीजे उम्मीद से बेहतर आए तो संभवता है कि ऊपर की तरफ बदलाव भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया बुनियादी दर के आधार पर। तो यहां पर क्योंकि अनिश्चितता का माहौल है और उठापटक हावी हो सकती है, जो भी घटनाक्रम है, फिर एक्सपायरी, आखिरी चरण, एग्जिट पोल और फिर अगले हफ्ते औपचारिक स्तर पर चुनाव आयोग से चुनाव के नतीजे आएंगे। तो इस उठापटक में आप प्रयास कर सकते हैं, निवेशक हैं तो लंबी अवधि के लिए धीरे धीरे करके यहां पर निवेश शुरू कीजिए। पूरी ताकत लगा करके एक समय पर निवेश मत कीजिए, ये एक नम्र विनंती है। और जैसे बाजार में उठापटक, वॉलेटिलिटी, इंडिया विक्स ऊपर जाती है तो वॉलेटिलिटी और ऊपर जा सकती है। तो उस परिस्थिति में जब भी ये दोनों स्टॉक में आप नीचे की तरफ के दायरे देखते हैं या बाजार में नीचे की तरफ दायरे देखते हैं तो यहां पर धीरे धीरे करके आप और जोड़ सकते हैं। नजरिया 12, 16, 18 महीना या उससे अधिक हो तो ज्यादा बेहतर है, जिससे आपके निवेश के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना मिले। मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं दोस्तों, आप लोगों से आज्ञा लेता हूं और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अगले हफ्ते मिलते हैं।